चलो स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस के बाद क्या आएगा? इंटेंसिटी बता दिया था ना, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस भी बता दिया होगा। ठीक है, क्विंग्स ट्यूब बता दिया था, ये लास्ट टॉपिक था है ना? क्विंग्स ट्यूब ही लास्ट टॉपिक था, हाँ याद आया मुझे। ठीक है, ओके ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव साउंड में, है ना? तो हेडिंग लिखो, स्टैंडिंग वेव इन साउंड। स्टैंडिंग वेव इन साउंड। ध्यान से देखना, इक्वेशन उसी तरीके से आएगा जैसे लास्ट क्लास में, मतलब स्ट्रिंग वेव और स्ट्रिंग में अपन ने सॉल्व किया था। नोड एंटी नोड का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे P इक्वल्स टू मैंने P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माना, और सिमिलरली P2 P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मान लिया। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन अपन ऐसे ही करते हैं, दो वेव को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कराते हैं। फिर अपन ने पी नेट निकाला, तो पी नेट क्या आ जाएगा बताओ? P1 प्लस P2, तो यहाँ से सिंपल P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो ओमेगा टी सही लिख रहा हूं, और फिर कॉस सी माइनस डी, तो सी माइनस डी यानी कि सिंपल के एक्स आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन पहले भी अपन ने सॉल्व किया था, याद होगा। इसके बाद नोड एंटी नोड का जो कॉन्सेप्ट था ये भी तुम्हें याद होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड का टर्म तो ये रहा सिंपल, है ना? तो एम्पलीट्यूड मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीएम लिखता हूँ, पीएम मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो 2p नॉट कॉस के एक्स। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। और तुम्हें पता है कि जब प्रेशर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो उसे अपन एंटी नोड कहेंगे, और जब मिनिमम उसे अपन नोड कहेंगे, याद है क्या? फिर इसका अपन ने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, तो जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में हुआ था वैसी सेम यहाँ भी सेम ही कहानी है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, नोड कौन से पोजीशन पे होगा, एंटी नोड कौन से पोजीशन पे होगा, जैसे अपन ने वेव ऑन स्ट्रिंग करा था सेम वैसे ही कहानी यहाँ भी है। तो एक बार इसे नोट करो, फिर अपन ऑर्गन पाइप पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ज्यादा डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? ये एक्सप्रेशन तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है ना? वेव ऑन स्ट्रिंग में तुम्हें डिटेल में बताया गया है, नोड का पोजीशन क्या होगा, एंटी नोड का पोजीशन क्या होगा, ये सब तुम्हें बताया गया है। नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखना, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। जैसे वहां पे वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग था, यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। देखो एयर कॉलम का सबसे अच्छा एग्जांपल यदि मैं तुम्हें बताऊं, तो जैसे अपन बांसुरी वगैरह देखते हैं ना, ये सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। तो बांसुरी जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है, ठीक है?
और जो पेन का ढक्कन है जिसमें अपन फूक मारते हैं, सीटी सुनते हो, बचपन में किए होगे खूब, अभी भी करते होगे, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है, समझे। तो बेसिकली ऑर्गन पाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे वहां पे अपन ने बोथ एंड फिक्स करा था, एक एंड को ओपन करा था, याद होगा। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है कि जब दोनों एंड ओपन हो तो उसे अपन ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, और जब एक एंड क्लोज हो उसे अपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो ओपन ऑर्गन पाइप का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बांसुरी, ठीक है। एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जांपल क्या है, पेन का ढक्कन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल तुम्हें रिलेट करना है। अब इसको अपन समझते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम कैसे क्या डील होगा, ठीक है। तरीका वही है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, यहाँ भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। व्हेन बोथ द एंड्स आर ओपन, दोनों एंड क्या है, ओपन, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, दोनों एंड ओपन होगा इस तरीके से। ये ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है। इसको वर्टिकल डायग्राम में ड्रॉ करूं तो इस तरीके का जो डायग्राम होगा उसे अपन ओपन ऑर्गन पाइप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंड क्या है, ओपन है, समझना ध्यान से। अब इसमें अपन जैसे याद होगा बोथ एंड क्लोज्ड या फिर बोथ एंड फिक्स्ड के केस में अपन ने लोअर फ्रीक्वेंसी फिर उससे अपर फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया था, सेम यहाँ भी वही स्टेप, वही वही प्रोसेस करना होगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो लोएस्ट लैम्डा जो बन सकता है वो ऐसा कुछ बनेगा, याद करो, है ना। या तो ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है, ध्यान से देखना, है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखो ये दो डायग्राम ड्रॉ करने के पीछे रीजन क्या है, तो तुम्हें सिंपल समझ में आया, मतलब याद भी होगा तुम्हें कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। मतलब कि जिस पॉइंट पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे किसी वेव का नोड है तो यहाँ पे किसी दूसरे वेव का एंटी नोड है, यहाँ पे किसी वेव का एंटी नोड है तो यहाँ पे किसी दूसरे वेव का नोड है, समझ रहे हो ना। तो दोनों के बीच जो π/2 का फेज डिफरेंस है, इसकी वजह से अपने को दो डायग्राम ड्रॉ करना हुआ। इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इसमें तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा डायग्राम प्रेशर वेव को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डायग्राम डिस्प्लेसमेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसका जो शॉर्टकट मैंने जो याद करने का तरीका जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, जैसे देखो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जब इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो हमेशा नोड बनता है, याद है तुम्हें। तो ओपन ऑर्गन पाइप में, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जब भी क्लोज्ड एंड होगा ना, क्लोज्ड एंड, तो ये हमेशा नोड देगा, कौन देगा, डिस्प्लेसमेंट वेव। ये मैंने याद करा हुआ है। जैसे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इससे मैंने रिलेट करा कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड मिल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, नोड, राइट। तो जब ओपन होगा तो क्या मिलेगा, एंटी नोड, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब ये जो वेव है ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट वेव, और ये मेरा कौन सा वेव हो जाएगा, प्रेशर वेव। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा वेव प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा डायग्राम डिस्प्लेसमेंट को। तो इसको तुम याद करने का जो मैंने तरीका, शायद तुम्हें ठीक लगे तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, बाकी तुम ऐसे याद कर लो। एक बार फिर बता देता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है तो ये पॉइंट हमेशा नोड होता है, पता है क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो अब सेम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो ये हमेशा इस वाले मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव का जो बॉटम पे है ना, हमेशा नोड ही बनता है, ठीक है। तो मैंने इन दो को रिलेट किया है। तो जब ओपन होगा तो क्या बनेगा, एंटी नोड। तो ओपन पे एंटी नोड किस में बन रहा है, इस वाले डायग्राम में बन रहा है, मतलब ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेव और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा प्रेशर वेव, समझ में आया। तो इसे मैं क्या कहूंगा, नोड, एंटी नोड और नोड। फिर इसे क्या कहूंगा, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। तो इन दोनों में तुम क्लियरली देख सकते हो कि π/2 का फेज डिफरेंस है। पहले प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव का डायग्राम तुम्हें समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। यस सर। देखना, तो ये याद करने का ट्रिक है, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखने का तरीका वैसे ही जैसे अपन ने पहले लिखा था ना, सेम वैसे ही लिखने का तरीका है।
तो वो भी अपन देखेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। बाप रे, स्टूडेंट्स तो बहुत कम है यार, 2 4 5। ओ तनिष्क अजय तो चला गया हुआ ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करा के, पता नहीं यार, मुझे लगता है वेव उनको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें लोएस्ट पॉसिबल वेव फॉर्म यही बनेगा। अब तुम खुद बताओ, मान लो ये लेंथ एल अपन लिखते हैं, तो एल को मैं लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? सोच के बताओ, क्या एल यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, है ना? यस सर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे v बाय एफ एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाई 2l। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि v बाई 2l जो है ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा होगा, कोई सा भी नहीं, ठीक है? तो तुम्हें ये पता भी होगा, याद भी होगा, नोट करना। इसे अपन फंडामेंटल कहते हैं, चाहो तो यहाँ पे 1 लगा लो या नॉट लगा लो, बस अपने को समझना है। तो क्या इसके 2-3 डायग्राम तुम खुद से ड्रॉ कर सकते हो क्या? इसके अगला पैटर्न क्या होगा, उससे अगला पैटर्न क्या होगा, समझ पा रहे हो क्या? इसमें Yes, यहाँ भी तुम एक चीज देख सकते हो, नोड एंटी नोड कितने हैं, तो नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा है ना? तो क्या मुझे डिटेल में बताना होगा क्या इसके नेक्स्ट डायग्राम को भी ड्रॉ करके, या फिर मैं स्किप कर सकता हूँ? पैटर्न रिलेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सब कुछ स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग जैसा ही दिखेगा। चलो इसके नेक्स्ट वाला एक अरेंजमेंट और देख लेते हैं, देखना ध्यान से। नेक्स्ट डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, मैं ड्रॉ करता हूं, देखना। समझना बस, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो ये 2 डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं, तो इसका नेक्स्ट अपर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। बताओ ये क्या है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और ये नोड, राइट? एंड इधर है एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड नोड एंड फिर से एंटी नोड। चेक करके बताते हैं ये कौन सा वेव होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेव, है ना? याद रखना अपने को। ये कौन सा वेव है बताओ, प्रेशर वेव। देखो इसमें एक पॉइंट तुम्हें ध्यान देना है कि इसमें अपन कुछ ऐसा ऐसा मतलब एक कुछ कहते हैं ना कि रूल कह लो या फिर कुछ पैटर्न, हमेशा ये नहीं कह सकते कि एंटी नोड नोड से एक ज्यादा होगा या फिर इसके जस्ट अपोजिट, कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव है, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में एंटी नोड और नोड देखो चेंजेस मतलब अलग अलग है। इसमें 1 2 3 3 नोड है, इसमें देखो 2 ही नोड है। इसमें 2 एंटी नोड है, इसमें 3 एंटी नोड है। तो ये कहना गलत होगा कि एंटी नोड हमेशा नोड से एक ज्यादा होता है या इसका उल्टा, दोनों कहना गलत होगा। तो इसमें अपन कुछ भी स्टैंडर्ड जैसे माइंड में ऐसा कुछ फिट नहीं करेंगे कि नोड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ऑफ एंटी नोड, ऐसा कुछ भी अपने को माइंड में फिट नहीं करना है, खासकर इस वाले वेव के लिए। क्यों? रीजन सिंपल है कि प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है।
तो जहां पे किसी का नोड बनेगा वहां पे दूसरे वेव का एंटी नोड बनेगा, तो इस वजह से काम खराब हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जनरलाइज्ड करके रूल मत बना लेना, ये कहने का सीधा सीधा मतलब है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो L बराबर V बाई 2F इंटू 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा V अपॉन 2L इंटू 2, तो इसको हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो देखो ये कौन सा हार्मोनिक होगा बताओ, सेकेंड हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट ओवरटोन। अब बस यहीं तक सॉल्व करूंगा, इससे ज्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, मैं आइडिया लग गया होगा। तुम्हें समझ में आ गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो। ओके, ठीक है। उसका केस सेकंड देखेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देखना केस सेकंड, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। नोट कर लियो क्या, डन का मैसेज करो। Yes, sir. ओके, देखना केस सेकंड, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो एक बार ये फील करना, जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप में आखिर होता कैसे। जैसे सपोज करो ये ढक्कन है, तो ढक्कन में अपन लगातार फूकते रहते हैं, तो होता क्या है कि जो तुमने सोचो माइक्रो सेकेंड, मतलब माइक्रो या फिर 0.1 सेकेंड पहले जो तुमने फूक मारी है, वो एयर इसके अंदर ट्रेवल करा हुआ है, वो इसके फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। ठीक है, वेव वापस आ रही है, और फिर से तुम लगातार कंटिन्यूअसली फूक मार रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो एक तो वेव वापस आ रही है और एक तुम ऊपर से लगातार इसमें इन करा रहे हो। तो यहाँ पे दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इनका सुपर इम्पोजिशन होता है, फिर ऐसे कहो कि सुपर पोजिशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हें साउंड इंटेंसिटी सुनने को मिलता है। फील कर पा रहे हो क्या। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। और बांसुरी में क्या होता है कि जो ओपन एंड होता है, तो ऐसा नहीं कि ओपन एंड उसे रिफ्लेक्ट नहीं कराएगा। तुम्हें याद है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, याद है क्या। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड में भी अपन ने देखा था कि फ्री एंड से भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, राइट। तो ये सीधा सीधा अपने को ये बताता है कि यहाँ पे दो वेव जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, जिसके वेव से सुपर पोजिशन होता है, और जिसकी वजह से अपने को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, राइट। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है जो अपन इसको समझ सकते हैं। केस सेकंड अपन देखें, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एक एंड क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें यदि अपन वेव पैटर्न ड्रॉ करना चाहें, कैसा होगा वेव पैटर्न, समझना एक बार। क्या कुछ इस तरीके से अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या। ठीक है, इस तरीके से अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा, है ना, इस तरीके का। तो ये दो अरेंजमेंट दोनों तो सेम ही हो गया, एक मिनट, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से बताओ इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन सा प्रेशर वेव होगा, कौन सा वेव इसमें से डिस्प्लेसमेंट है। पहला कौन सा वेव है, डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर, मैसेज करो। फर्स्ट डायग्राम प्रेशर वेव बता रहा है या डिस्प्लेसमेंट वेव। फर्स्ट डायग्राम डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही।
डिस्प्लेसमेंट को चेक करने का सीधा सीधा तरीका है कि क्लोज्ड एंड पे क्या बने, नोड, सिंपल। तो ये जो वेव है ये अपना है डिस्प्लेसमेंट वेव और ये है अपना प्रेशर वेव। तो ये ध्यान रखना। अब यदि अपन देखें, मान लो इसे अपन लेंथ L मानते हैं, तो क्या मैं L को इस बार λ/4 लिख सकता हूँ क्या? विजुअलाइज करो, क्या मैं L को λ/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू V/F, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V/4L। अब तुम क्लियरली देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बताओ? इससे अपन फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हार्मोनिक कौन सा होगा? तो फर्स्ट हार्मोनिक। नोट करो। नोड एंटी नोड की बात करें तो ये रहा अपने पास एंटी नोड और ये रहा अपने पास नोड। सिमिलरली नोड और एंटी नोड, इसमें अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड इक्वल होंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? एक और डायग्राम से क्लियर होगा, अभी तक तो अपन नहीं बता सकते। एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद अपन इसमें जनरलाइज कर सकते हैं। ट्वेल्थ फिजिक्स में EMI कंप्लीट हो गया क्या? EMI AC EMI हो गया सर, AC नहीं EMI हो गया, AC चालू हुआ है। तो AC के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स तो तुम पढ़ चुके हो ना पहले? नो सर। नो सर। अच्छा, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ चुके हो। 11th फिजिक्स का तो 15 Feb को कोर्स कंप्लीट हो रहा है। 15 Feb से पहले 10 फरवरी को हो जाएगा। बहुत लेक्चर दे रहे हैं यार, 4 लेक्चर पर वीक। पहले 6 दे रहे थे, अब 4 दे रहे हैं। तो लेक्चर्स तो वैसे ही मिल रहे हैं लगभग। 10 फरवरी को हो जाएगा कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स सब लेके। वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब, थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा तो इसी मंथ खत्म हो जाएगा। चलो इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन देखेंगे क्या? इसके आगे का पैटर्न खुद से बनाओ, नेक्स्ट डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो नोड एंटी नोड बराबर आते हैं क्या? देखो इसका नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। डायग्राम तो तुमसे भी अच्छे से नहीं बन रहा होगा, नहीं पता नहीं क्या ही बन रहा है। मेरे पास तो डस्टर के ऑप्शंस हैं। ऐसा ही होगा नेक्स्ट। यार दोनों में फिर से सेम क्यों बना देता हूँ, ऊपर नीचे रहेगा। देखो इस तरीके का नेक्स्ट डायग्राम होगा। इधर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। फिर से देख सकते हो नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड क्या है बराबर। इस केस में देखो एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। ये वेव कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट वेव। ये कौन सा है? प्रेशर वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव है इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन आएगा क्या? सही है ना? तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। तो इसे अपन क्या क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरटोन कौन सा होगा बोलो? सेकंड। अच्छा, ओवरटोन कौन सा होगा? सेकंड।
अरे बोलो, ओवरटोन कौन सा होगा? यस सर सेकंड। कौन बोल रहा है सेकंड, नाम बताओ। सर कुणाल। कुणाल, बहुत बढ़िया। और कौन बोल रहे हो? सर मैं स्नेहिल। स्नेहिल, बहुत बढ़िया। डेयरी मिल्क दूंगा, जल्दी बोलो कौन कौन बोल रहे हो। सबको ना पकड़ पकड़ के पीटूंगा मैं सभी को। अरे फर्स्ट ओवरटोन होगा यार, तुम तो भूल गए आज। अच्छा हाँ 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 सर, सॉरी सर। अपन को तो बस इस बात से मतलब रखना होता है ना कि फंडामेंटल से कितना नंबर ऊपर है। तो फर्स्ट पहला ही नंबर ऊपर है, तो इसे अपन फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। तो अपन इसके लिए कुछ जनरलाइज सिचुएशन मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट बोलना चाहे, जनरल स्टेटमेंट, तो अपन क्या क्या कह सकते हैं? इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स इसमें मिसिंग है, ओवरटोन सभी प्रेजेंट होंगे, है ना। इसमें ये कह सकते हैं कि नोड और एंटी नोड का नंबर हमेशा इक्वल होगा, चाहे कोई सा भी हार्मोनिक हो। तो ये केस तुम्हें वन एंड इज फिक्स्ड, पीछे वाले यदि डायग्राम मतलब स्ट्रिंग वेव याद हो तो उसके जैसा इसका रिलेशन बैठ रहा है, और ओपन ऑर्गन पाइप जब दोनों एंड क्लोज्ड है उसके जैसा बैठ रहा है। तुम इससे भी रिलेट कर सकते हो। नोट करके डन का मैसेज करो, फिर इस पे बेस्ड अपन कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नोट करना। In a pipe closed at one end, in a pipe closed at one end, the fundamental frequency of 484 Hertz is produced. In a pipe closed at one end, the fundamental frequency of 484 Hertz is produced. This pipe is cut into two equal parts. This pipe is cut into two equal parts. Then calculate fundamental frequency in these two pipes. Calculate fundamental frequencies in these two pipes. These two new pipes जो कट करने के बाद बना है ना, उसकी बात कर रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। In a pipe closed at one end, fundamental frequency is 484 Hertz is produced. The pipe is cut into two equal parts. Calculate fundamental frequencies in these two new pipes. Easy question है, बताओ आंसर।
आंसर बताओ। फोर 480 और 960। देखते हैं, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा तो कोई। इजी क्वेश्चन है, मिस्टेक मत करो। देखो समझते हैं, मानते हैं कि जो अब पहले अपन ने कट नहीं किया हुआ है, ये कट वट कुछ नहीं, नॉर्मल जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए फंडामेंटल लिखोगे तो क्या लिखोगे? V/4L लिखोगे, सिंपल ये तो लिखोगे। और ये किसके बराबर है? 484 हर्ट्ज के। अब अपन क्या करते हैं, इसे दो पार्ट्स में कट कर देते हैं। तो कट करोगे तो एक ओपन ऑर्गन पाइप बनेगा और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनेगा। ध्यान से देखो, और लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2, और ये भी लेंथ हो जाएगी L/2। अच्छा, इसके लिए यदि मैं फंडामेंटल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? V/2L, समझना। बट L अब L/2 हो गया, तो इससे कैंसिल होके सिर्फ B/L ही तो आएगा। और सोचो V/L है कितना? V/L है 484 इंटू 4 हर्ट्ज के बराबर। सिमिलरली इसके लिए फंडामेंटल सॉल्व करोगे तो V/4L आएगा। बट तुम्हें पता है कि इसका L अब कितना हो गया? L/2 हो गया, है ना? तो इससे कैंसिल होगा और तुम्हें V/2L सॉल्व करना है। V/L है कितना? 484 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। तो इसे कैंसिल करो एंड 484 इंटू 2 के बराबर होगा। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। आसान क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी अप्रोच तो यही होगा ना। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो? डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, an open organ pipe is suddenly closed at one end. An open organ pipe is suddenly closed at one end as a result of which the frequency of third harmonic
of the closed organ pipe, frequency of third harmonic of the closed organ pipe is found to be higher by 100 hertz, found to be higher by 100 hertz than the frequency, than the fundamental frequency of the open pipe, than the fundamental frequency than the fundamental frequency of the open pipe. Calculate fundamental frequency of open pipe. Calculate fundamental frequency of the open pipe. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं. An open pipe is suddenly closed at one end, as a result of which frequency of the third harmonic of closed organ pipe is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of the open pipe. Calculate fundamental frequency of open pipe. करो सॉल्व. इसका आंसर सही लाने का कोशिश करो. अरे वाह, आंसर ही बता दिए. 200. ओके, देखते हैं. आया आंसर क्या? जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला गया ना, वैसे इक्वेशन लिखते जाओ, एक्सप्रेशन लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ. बहुत बढ़िया. देखो, ऐसा बोला गया कि ओपन ऑर्गन पाइप है, उसे अचानक से क्लोज कर दिया गया. ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप है, इसे अचानक से क्लोज कर दिया गया. बोला गया कि इसका जो थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3V/4L, सही है, वो 100 हर्ट्ज ज्यादा है किसके? फंडामेंटल से. मतलब सिंपल, इसमें मैं V/2L करूं तो ये 100 आएगा. क्यों? क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल तो V/2L होगा ना. समझ रहे हो क्या?
तो यहाँ से तुम v बाई एल सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर पता लग जाएगा, है ना। v बाई एल डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो v बाई एल यहाँ से कॉमन निकालो, तो 3/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 100। v बाई एल कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 2/8। तो यहाँ से सिंपल अपने को दिख रहा है 400 आ जाएगा v बाई एल। तो v बाई एल आ जाएगा 400 हर्ट्ज। अब जैसे v बाई एल 400 हर्ट्ज आया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के लिए कितना होगा, v बाई 12। तो यहाँ से 200 हर्ट्ज क्लियरली दिख रहा है। सभी को समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। चलो पहले कुछ और कंटेंट पढ़ा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो उसके बाद है हेडिंग रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। हेडिंग लिखना रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। देखो बेसिकली रेजोनेंस जैसे सोनोमीटर तुम पढ़े थे ना, वैसा ही यहाँ भी एक रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है। दोनों का जो अप्रोच है, मेथड है, वो सेम है। वहां भी अपन वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे, सेम यहाँ भी वही अपना प्रिंसिपल है। अरेंजमेंट कैसा होता है पहले देखो ध्यान से। इस तरीके का अरेंजमेंट है, एंड इधर वाटर फिल किया हुआ है, पानी, और इधर से पानी के लेवल को बैलेंस किया जाता है। इधर पानी डालोगे लेवल बढ़ेगा, पानी निकालोगे लेवल कम होगा, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया गया, तो वाइब्रेट करने के बाद मुझे मैक्सिमा सुनाई दिया सपोज। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को लगातार घटा रहा हूँ, लेंथ में डिक्रीज कर रहा हूँ। जैसे अभी सपोज यहाँ पे मुझे कुछ मैक्सिमा सुनाई दिया, मैं वाटर लेवल लगातार कम कर रहा हूँ, फिर से मुझे मैक्सिमा सुनाई दिया। इसका क्या मतलब है कि जो पहले मैक्सिमा सुनाई दिया था और जो अब मैक्सिमा सुनाई दिया वो कंसेक्यूटिव होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही मिलेंगे, समझना ध्यान से। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही मिलेंगे। तो यदि मान लो मुझे पहले थर्ड हार्मोनिक मिला था तो अब मुझे फिफ्थ मिल रहा होगा, यदि पहले फिफ्थ मिला था तो अब मुझे सेवेंथ मिल रहा होगा। ऐसा ही तो होगा ना सीन। तो सपोज करो मैं देख रहा हूं कि मुझे एक L1 लेंथ पे मैक्सिमा सुनने को मिला और एक बार L2 लेंथ पे मैक्सिमा सुनने को मिला, L2 लेंथ पे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि L1 और L2 के बीच गैप कितने का होगा। जैसे मान लो
मुझे ये कहता हूँ कि L1 है, अभी मान लो थर्ड है, सपोज थर्ड, तो मैं सिंपल क्या कहूंगा, थर्ड है, इसका मतलब 3 लैम्डा बाई 4 होगा L1, ऐसे ही सिंपल मान लेते हैं थर्ड है तो। और यदि मैं इसके अगले की बात करूं तो 5 लैम्डा बाई 4, तो इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस लूं तो क्या ये डिफरेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 का आएगा क्या? एक बार देखना, सही लिख रहा हूँ क्या, लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 4? लैम्डा बाई 2 सही है। ये लैम्डा बाई 2 का आएगा क्या हमेशा? कोई भी दो कंसेक्यूटिव हो, जरूरी नहीं कि थर्ड एंड फिफ्थ ही हो, 7 एंड 9 भी हो सकता है। तो जो L2 माइनस L1 है, सॉरी यहाँ L1 आएगा, ये लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो वह फिर इस तरीके से L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लैम्डा को मैं V बाय F लिख सकता हूँ, और फिर यहाँ से जो भी अननोन होगा वो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका अप्रोच होता है। सोनोमीटर में क्या था कि उसमें कंसेक्यूटिव मिल रहा था, यदि मुझे पहले थर्ड हार्मोनिक मिला है तो अगली बार फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अपन ने वहां सॉल्व किया था, और यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, तो ये बस डिफरेंस है। L1 को तुम चाहो तो लैम्डा बाई 4 भी लिख सकते हो, L2 को तुम चाहो तो 3 लैम्डा बाई 4 भी लिख सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। बस ये ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव इसलिए क्योंकि अपन लगातार वाटर लेवल डिक्रीज कर रहे हैं और अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसा माने कि कोई भी मिसिंग, मतलब कोई भी ओवरटोन मिस नहीं हुआ है ऐसा। ये हो जाए तो एक बार डन का मैसेज करना। इसके बाद एक डॉपलर इफेक्ट बचता है, तो डॉपलर इफेक्ट आज तो नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, और बस खत्म साउंड वेव। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक है एंड करेक्शन, ये देख लेते हैं। हेडिंग लिखना एंड करेक्शन, एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब, एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब। देखो, एंड करेक्शन का क्या मतलब है, बहुत इजी सा टॉपिक है। तुमने ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ा था, इसमें जो अपन ने वेव पैटर्न का डायग्राम ड्रॉ किया था, कुछ इस तरीके से किया था। तो रियल में क्या होता है कि जो अपन ने डायग्राम सिंपली इस तरीके से ड्रॉ किया, और अपन ने लेंथ कंप्लीट यहां से लेके यहां तक काउंट किया था, राइट? बट रियल में ये जो यहाँ पे इन नोड बना, ये यहाँ नहीं बनता है, ये इसके कुछ ऊपर और ये इसके कुछ नीचे बन रहा होता है, समझे? वैसे मान लो यदि कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो अपन ने इस तरीके से वेव पैटर्न ड्रॉ किया था, तो जो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, तो रियल में यहाँ पे एंटी नोड नहीं बन रहा है, इसके कुछ ऊपर बन रहा है, ऊपर, समझ रहे हो ना? तो ये जो करेक्शन है ना, इसको अपन ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। किससे करते हैं? ई से। तो देखो, ओपन क्लोज्ड पाइप, सॉरी, ओपन में दो एंड करेक्शन होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एंड क्लोज्ड में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, समझना ध्यान से।
तो जो मेरा L पहले सिर्फ L था वो अब बन जाएगा L इफेक्टिव इक्वल्स टू L प्लस E। किसके लिए? क्लोज्ड ओपन पाइप के लिए। किसके लिए अपन बात कर रहे हैं? क्लोज्ड के लिए। बट ओपन के लिए अपन बात करें, ओपन के लिए तो ये रियल में इसका डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, है ना। ये कुछ ऊपर और कुछ नीचे फॉर्म होगा, ऊपर भी E और नीचे भी E। तो इसके लिए यदि मैं L इफेक्टिव लिखना चाहता हूँ तो L तो पहले से L था, तो जो अपना नया L होगा वो तुम क्या लोगे? L प्लस 2E। और जो E होता है ना, E होता है 0.6 R के। ये स्टैंडर्ड डेटा तुम्हें याद रखना है। R है क्या? तो रेडियस ऑफ ट्यूब। R है क्या? रेडियस ऑफ ट्यूब कह लो या पाइप कह लो, ठीक है। तो ये है। तो इस तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप में जो तुम L लोगे वो 1L प्लस 1.2 R के बराबर होगा, एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो तुम L लोगे वो 0.6 R के बराबर होगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे? देखो, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस ऑफ ट्यूब लिखा हो, क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन कर दिया जाए कि रेडियस ऑफ ट्यूब 48 सेंटीमीटर है, 40 कुछ भी 42 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें ये लेंथ ही काउंट करना है, समझे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, तुम्हें आइडिया लगेगा, नोट करना। सर सर अरे आई। सौम्या कुछ बोल रही हो क्या? हाँ सर। हाँ बोलो एक बार। वो सर मैं बोल मैंने रही ईयरबड्स, हाँ हूँ, जो हाँ। फ्लूट होती है उसके तो दोनों एंड अलग अलग होते हैं ना। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि एक का अलग होगा, दूसरे मैथमेटिक्स अपने पास अभी तक नहीं आया है ना। सिमेट्रिकल के लिए ही अपन बात करेंगे। नोट करना, नोट करके डन का मैसेज करना, फिर इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन देखेंगे। डन का मैसेज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो क्वेश्चन। अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, a tube of certain diameter and of length 48 centimeter and of length 48 centimeter is open at both ends, is open at both ends,
its fundamental frequency of resonance is 320 hertz. Its fundamental frequency of resonance is 320 hertz. With a velocity of sound 320 meter per second. 320 meter per second. Calculate lowest frequency of resonance. Calculate lowest frequency of resonance of tube with one end closed. Find the lowest frequency of resonance of tube with one end closed. आया आंसर क्या किसी का? इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ 320 हर्ट्ज 163.3 हर्ट्ज इसके ऑप्शन है 320 हर्ट्ज 160.3 हर्ट्ज एंड थर्ड ऑप्शन है 326.6 एंड 480 640 बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ओके
बहुत आसान है, पहले के हेल्प से जो फर्स्ट जो लाइन गिवन है उसके हेल्प से रेडियस फाइंड आउट कर लो एंड उसी रेडियस को सेकंड में यूज कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा। चलो देखो करते हैं सॉल्व। इसमें क्या गिवन है, 48 सेंटीमीटर लेंथ है एंड देखो जब ये दोनों एंड ओपन है तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 320 हर्ट्ज। तो क्या तुम लिख सकते हो 320 इक्वल्स टू V अपॉन 2 L इफेक्टिव। L इफेक्टिव में क्या आ जाएगा, सिंपल है ये आएगा कि ये टर्म बताओ। तो यहाँ से तुम देख सकते हो 320 वेलोसिटी ऑफ साउंड भी शायद 320 ही है ना। 320 ही है एंड 2 अपॉन L प्लस 1.2 R। तो इसे कैंसिल करो और L प्लस 1.2 R इक्वल्स टू 1/2 और L कितना गिवन है 48 सेंटीमीटर। तो एक काम करो इसे 50 सेंटीमीटर लिख दो, तो 1.2 R इक्वल्स टू यहाँ से 2 सेंटीमीटर आएगा, तो R इक्वल्स टू 1/0.6 सेंटीमीटर। देख लेना रे कैलकुलेशन सही है ना। ऊपर इसको अपन चाहे तो 5/3 भी लिख सकते हैं। क्या रेडियस 5/3 सेंटीमीटर आया है क्या, बोलो। ओके तो जैसे रेडियस 5/3 आ गया उसके बाद क्या कहा गया कि एक एंड को क्लोज कर दिया गया, तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V अपॉन 4 L प्लस 0.6 R होगा सिर्फ। और तुम्हें ये सॉल्व करना है, V कितना गिवन है 320, 4 लेंथ है कितना 48 और यहाँ पे 0.6 इंटू 5/3, इसे कैंसिल करो यहाँ से 49 आ जाएगा, 320 इंटू 4 इंटू 49 आंसर। सेंटीमीटर है ध्यान रखना, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, इंटू 100 कर लो ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किए होगे सॉल्व, आ गया था क्या आंसर। सर वो 20 होगा ना सर वो। कहाँ पे, सर ये जो रेडियस आपने कैलकुलेट की। हाँ हाँ सही बोल रहा है मैं, 10 कैसे, मेरे ठीक तो लिखा हूँ, ठीक तो है। अच्छा हाँ 5/3 हाँ ठीक है। हाँ 5/3 कर दिया ना। सॉल्व करके देखो कितना आता है, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। इससे ये 2 आया, 2 से जरा सा ज्यादा आएगा, ये 2 160 से जरा सा ज्यादा, सेकंड ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन हो गया हो, तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। लिखो a hollow pipe of length 0.8 meter, लिखना क्वेश्चन, a hollow pipe of length 0.8 meter is closed at one end, is closed at one end. At its open end, a 0.5 meter long uniform string, at its open end, a 0.5 meter long uniform string is vibrating
0.5 meter long uniform string is vibrating in its second harmonic. In its second harmonic. And it resonates with fundamental frequency of the pipe. And it resonates with fundamental frequency of the pipe. If the tension in the wire is 50 Newton, if the tension in the wire is 50 Newton and the speed of sound is 320 meter per second, then calculate mass of string. Then calculate mass of string. एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन. A hollow pipe of length 0.8 meter is closed at one end and its open end, a 0.5 meter long uniform string, is vibrating in its second harmonic and it resonates with fundamental frequency of pipe. If the tension in the wire is 50 Newton and the speed of sound is 320 meter per second, then calculate mass of the string. Then calculate mass of the string. इसमें साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव दोनों को कंबाइन कर दिया गया इस क्वेश्चन में. फ्रीक्वेंसीज में रिलेशन गिवन है. सोचो क्या होगा उनसे. Approximate 10. Okay. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो क्या गिवन है तुम्हें कि सेकेंड हार्मोनिक स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए क्या लिखोगे? 2/2L √T/μ.
ये बराबर किसके है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो क्या होगा V/4L, बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। लेंथ दोनों के लिए अलग अलग गिवन ही है, तो इसे कैंसिल करो। एक के लिए लेंथ, स्ट्रिंग के लिए लेंथ कितना है 0.5, टेंशन अपने को गिवन है 50, म्यू नहीं पता, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है 324 और इसके लिए लेंथ गिवन है 0.8 मीटर, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल कर, यहाँ से 10 आएगा, 50/μ इक्वल्स टू 50, स्क्वायरिंग कर दो 50 × 50, नहीं, म्यू इक्वल्स टू 2500, इधर से 50 आ जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू 1/50। म्यू होता है मास और लेंथ कितना है 0.5 मीटर, है ना। तो सिंपल, m बराबर आ जाएगा 0.5/50, तो 1/100, तो 1/100 यानी कि 10 ग्राम आंसर। ये आया था क्या आंसर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अभी तक अपन ने ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में इंटरफेरेंस इन टाइम पढ़ाऊंगा। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, इंटरफेरेंस इन डिस्टेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन इंटरफेरेंस देख रहे थे। अब इंटरफेरेंस इन टाइम, जिसको अपन बीट्स कहते हैं, ठीक है, तो बीट्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर डॉपलर इफेक्ट। बाकी आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया क्या सब कुछ अच्छे से? कहीं पे कोई दिक्कत, डाउट वाउट फील आ रही है क्या साउंड में?